हेलो, गुड मॉर्निंग। फंडामेंटल राइट्स जिनको सुन के ही या राइट्स ये वर्ड सुनते ही एक पॉजिटिव फीलिंग आती है कि हमारा कुछ अधिकार है, हमारा कुछ क्लेम है। और बेसिकली जब हम फंडामेंटल राइट्स सुनते हैं तो हमारे जहन में बात आती है कि तो ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फंडामेंटल राइट जो है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3 में डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 टू 35। आर्टिकल 12 टू 35 आपका फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। तो ये लेक्चर सीरीज़ हमारे क्लासरूम प्रोग्राम यूपीएससी सीएससी प्री कम मेंस का जो क्लासरूम प्रोग्राम चलता है उसका पार्ट है। और इसमें हमने आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सारे आर्टिकल्स विद केस लॉज डिस्कस किए हुए हैं, जो आपके यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के लिए, आपका पीसीएस जे के लिए, जुडिशरी के लिए और एसएससी और इस तरह के जो भी जीएस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें काम आ सकता है। जनरल नॉलेज और जीएस जनरल स्टडीज़ के बेस पे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सब में काम आएगा। यूपीएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि सीएससी है, सीडीएस है, आपका सीएपीएफ है, उसके अलावा ईपीएफओ का एग्ज़ाम है असिस्टेंट कमिश्नर का, उन सब में ये काम आ सकता है। और आई होप कि आप फंडामेंटल राइट्स को इसमें सीखेंगे, जानेंगे। और ये वैसे भी आम सिटीज़न के तौर पे भी हमें कम से कम अपने राइट्स, अपने फंडामेंटल राइट्स को तो जानना ही चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया हुआ है, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट राइट्स हैं। उसमें क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन हमसे ने हमें कौन से राइट दिए हुए हैं, और अपने अधिकार जानेंगे तभी तो उनको क्लेम करेंगे, तभी तो उनको मांगेंगे। तो आई होप कि यू विल एंजॉय दीज लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग। जो स्टार्ट करेंगे वो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आगे के आर्टिकल स्टार्ट करेंगे। 14 वाले पोर्शन में जाएंगे, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं इसके बारे में। आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक राइट टू इक्वालिटी है, यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही मतलब जैसे कि सुनने में बहुत जनरल सा लगता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है हमें पता है, लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ा टेक्निकल है। क्योंकि अच्छा, इक्वालिटी बिफोर लॉ नाम से आप लोगों को लग रहा होगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या चीज़ है। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब यह है कि भाई लॉ के सामने सब इक्वल है, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है कि लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करेगा, है ना। ये तो समझ में आता है। यस, यस सर। लेकिन इससे बड़ा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कई बार एग्जाम में इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आया है। आर्टिकल 14 है ये, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग इसके बारे में एक तो मेंस में भी लिखने के लिए आ सकता है, दूसरा प्री के अंदर भी इसमें कंपोनेंट पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ और विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ दो अलग अलग चीज़ें हैं और उनके कंपोनेंट्स भी अलग अलग ही होंगे। तो इस तरीके से हमें उसको देखना होगा, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में मैं स्लाइड्स में बहुत अच्छे से लिख दिया है, उसको देख लेते हैं। 14 क्या है भाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसके अंदर क्या बोलता है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई, ठीक है, नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड और लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कितना सा लिख दिया कि भाई स्टेट शैल नॉट डिनाई, स्टेट डिनाई नहीं करेगा। क्या नहीं डिनाई करेगा, स्टेट क्या नहीं डिनाई करेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आदमी को ये समझना है कि यार इक्वालिटी बिफोर लॉ होता क्या है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होता क्या है। तो समझिए पहले, इक्वालिटी बिफोर लॉ एक ब्रिटिश ओरिजिन है, नेगेटिव कोनोटेशन है, नेगेटिव इन नेचर है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। इसको जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है, ब्रिटिश ओरिजिन है, ठीक है, और नेगेटिव इन नेचर है, पहली बात याद रखिए। दूसरा, इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक,
जब कभी इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात आएगी तो पहला कंपोनेंट उसका होगा कि द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन द फेवर ऑफ एनी पर्सन, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, पहली चीज। यानी जब किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया गया, कोई चाहे कोई भी आ जाए, तो इसमें बोलेंगे इक्वलिटी बिफोर लॉ है। दूसरा, equal subjection of all person to the ordinary law of land administered by the ordinary court of law। कहने का मतलब हर बंदा जो कोर्ट में जो कानून है उसके सामने हर एक बंदा बराबर है, ठीक है, और सारे लोगों को इक्वल सब्जेक्ट रखा जाएगा, इक्वल सब्जुगेशन किया जाएगा, ठीक है। यानी लॉ के सामने जब सबमिट करना तो ये नहीं कि किसी के लिए दूसरा कानून है और दूसरे के लिए दूसरा कानून है। अगर ऑर्डिनरी लॉ है जो भी इस समय इस्टेब्लिश है तो उसमें सबको बराबर कानून से देखा जाएगा, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। उसके अलावा थर्ड कंपोनेंट है नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। ये तीन कंपोनेंट जो है वो इक्वलिटी बिफोर लॉ के कंपोनेंट। एक एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज, पहला दिमाग में रखिएगा। दूसरा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ ऑफ कोर्ट, एंड नो पर्सन वेदर रिच और पुअर, हाई और लो, ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल इज अबव द लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। ये तीन कंपोनेंट आप याद रखेंगे, एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि ये दीज आर द कंपोनेंट ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ। क्या ये बात समझ में आई आपके? यस सर। में या नहीं आया? सर आया समझ सर। ओके, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश ओरिजिन है, नेगेटिव इन नेचर है, तीन कंपोनेंट है, एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना है, सबको बराबर समझना है। दूसरा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल पर्सन टू द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड, यानी सब लोगों को बराबर एक सब्जेक्ट, मतलब सब लोग लॉ के सामने सब बराबर होंगे। और तीसरा, कोई चाहे ऊंचा हो, चाहे रिच हो, चाहे पुअर हो, चाहे हाई हो, चाहे लो हो, चाहे ऑफिशियल हो या नॉन ऑफिशियल हो, कोई कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह पहले होता था ना कि राजा साहब ने जो फैसला कर दिया वो राजा साहब सबसे ऊपर है, कानून से भी ऊपर है, यानी कानून कुछ भी कहे, राजा साहब ने जो कह दिया वही कानून हो गया। ये वाली कहानी यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ इक्वलिटी बिफोर लॉ होने से काम नहीं चलेगा। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ हो रखा जाएगा तो फिर ये हो जाएगा कि एक बच्चे को भी आप दो रोटी बोलोगे खाए, जो दूध पीने वाला बच्चा है, जवान को भी कहोगे दो रोटी खाने के लिए, और आप बूढ़े को भी कहोगे दो रोटी खाने के लिए, क्योंकि इक्वलिटी है, सब लोग बराबर है। यहाँ थोड़ा मसला है, क्योंकि इक्वलिटी का मतलब ये हो गया ना कि सब बराबर है, तो बराबर में फिर बच्चे को आप कहोगे नहीं तू भी दो रोटी खाएगा, दो रोटी सबको बराबर ही मिलेगा, दो रोटी जवान को भी मिलेगा और बूढ़े को भी दो रोटी मिलेगा। जबकि जवान जो है उसका यह है कि भाई मुझे चार रोटी चाहिए, बूढ़े को एक रोटी चाहिए और बच्चे को तो दूध चाहिए, दूध रोटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये चीज है, इक्वलिटी नहीं चलेगी, यहाँ पे इक्विटी चलेगी, यहाँ जस्टिस चलेगा, यहाँ पे जो है ये नहीं चल पाएगा। इसी तरह से वुमेन है या जो स्पेशल क्लासेस है उनको अगर प्रिविलेज देना है तो जब सबको बराबर ट्रीट करोगे तो प्रेग्नेंट लेडी हो बस में खड़ी हो और चाहे आदमी एक हट्टा कट्टा आदमी हो बस में बैठा हो, दोनों को बराबर ट्रीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? जब इक्वलिटी बिफोर लॉ स्ट्रिक्ट फॉलो करोगे तो ये तो करना पड़ेगा कि चाहे जो हो भाई हम तो सबको बराबर मानते हैं, समझ रहे हो ना। तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, कोई प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नो स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है, ओके। तब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये है द इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस बोथ प्रिविलेज कन्फर्ड और लायबिलिटी इम्पोज्ड बाय द लॉ। यानी कि अगर आप इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट कब करेंगे, जब वो इक्वल सर्कमस्टांसेस में हो, ठीक, चाहे प्रिविलेज देना हो चाहे लायबिलिटी इम्पोज करनी हो। कहने का मतलब किसी को अगर सजा देना है या कुछ प्रिविलेज देना है तो इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट करोगे, मतलब जो जिस क्लास का है उसको। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर आपने रिजर्वेशन दिया तो सारी औरतों को रिजर्वेशन दोगे, आप ये नहीं कह सकते, मतलब जैसे कि बस में मान लो सीट रिजर्व की तो सारी औरतों के लिए सीट रिजर्व होगी, ये नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर औरत को तो आप दोगे और दूसरी औरत को नहीं दोगे, ऐसा नहीं कर सकते आप। मतलब वहां पे आप ये नहीं कर सकते कास्ट देखकर या रिलीजन देखकर या कुछ ऐसा,
कि आप जो है किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे दो। अगर जैसे औरतों के लिए अलग से कानून बना सकते हो, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेस, जब इक्वल सर्कमस्टेंसेस में है। अब औरत और मर्द इक्वल सर्कमस्टेंसेस में नहीं है, जाहिर सी बात है, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में है, तो उन लोगों को एक जैसा मतलब अगर आप वो देना चाहोगे, एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहोगे, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, ठीक है। और तो उनको इक्वली जो सिचुएटेड है, मतलब इक्वल ट्रीटमेंट उनको देना है, ठीक है, उन लोगों को देना है जो इक्वल सर्कमस्टेंसेस में हो, चाहे वो प्रिविलेज देना हो, प्रिविलेज मतलब किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देना हो, या कोई लाइबिलिटी इंपोज करनी हो किसी के ऊपर कि आपको ये करना है, दोनों केसेस में, ठीक है। दूसरा, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन हु आर सिमिलरली सिचुएटेड। वही चीज है कि अगर लॉ का एप्लीकेशन करना है आपको, सेम लॉ का, और जो सेम सिचुएशन में है उन सबके ऊपर सेम लॉ अप्लाई करोगे। जैसे कि हैंडीकैप है तो सारे हैंडीकैपों के लिए एक ही कानून होगा, अगर औरतें हैं तो सारी औरतों के लिए एक कानून होगा, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए सारा एक कानून होगा। ये नहीं आप कह सकते कि जो बच्चों के लिए कानून है वही बड़ों के लिए है, वही, लेकिन सारे बच्चों को फिर इक्वली ट्रीट करना है आपको, सारी औरतों को फिर इक्वली ट्रीट करना है, और सारे मर्दों को इक्वली ट्रीट करना है, इस तरीके से करना होगा, ठीक है। अब इसके अलावा एक है, द लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जो मतलब जैसा है, वही इस चीज को मतलब फर्दर क्लियर किया है कि जो जैसा है उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, ठीक है, इसको बहुत वजाहत के साथ, कि अगर इक्वल ट्रीटमेंट इक्वल सर्कमस्टेंसेस में प्रिविलेज एंड लायबिलिटी, ये दो बार याद रखिएगा, चाहे प्रिविलेज देना हो चाहे लायबिलिटी देना हो। दूसरा, सेम लॉ सेम पर्सन सेम सिमिलर सिचुएटेड, सेम एप्लीकेशन ऑफ लॉ होगा, सेम लॉ सारे लोगों के लिए जो इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वली सिचुएटेड है। तीसरा, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो जैसा है उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा, मतलब बराबर, जो बराबरी वाले हैं उनको बराबरी से ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं कि किसी की कास्ट देखकर औरत को रिजर्वेशन दे दिया, अब औरतों के लिए रिजर्वेशन है तो कास्ट देखकर फिर नहीं दिया जाएगा, फिर वो और सारी औरतों को होगा, ठीक है। लाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, तो जो लाइक है उनको लाइकली ट्रीट किया जाएगा, नहीं औरतें औरतों की तरह हैं, बच्चे बच्चों की तरह हैं, तो उनको उसी तरह से सिचुएशन में क्रिएट किया जाएगा। इसी तरह से मतलब कोई अगर ओबीसी है तो ओबीसी मतलब जो रिजर्वेशन वगैरह देते हैं वो इसी तरह से कि सारे अगर ओबीसी रिजर्वेशन है तो सारे ओबीसी के लिए होगा, जो भी उस कैटेगरी में आएंगे उन सबके लिए होगा। ये नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर ओबीसी को तो आप दे रहे हो और एक दूसरी ओबीसी को नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते, अगर आप SC ST को दे रहे हो रिजर्वेशन तो सारे SC ST के लिए वो रिजर्वेशन है, ये नहीं कि कुछ एक पर्टिकुलर SC ST को तो दे रहे हो दूसरे को नहीं दे रहे हो, आपकी पार्टी का बंदा है आपने दे दिया, नहीं तो नहीं दिया, तो ये चीज नहीं कर सकते आप। आर गेटिंग? तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, आसान है। इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के अंदर पॉजिटिव कॉन्सेप्ट जो है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, अमेरिकन ओरिजिन है। इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल सर्कमस्टेंसेस, प्रिविलेज एंड लाइबिलिटी पहला कंपोनेंट। दूसरा, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ सेम लॉ टू ऑल पर्सन, ठीक है, ऑल पर्सन सिमिलर सिचुएटेड। तीसरा, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, लाइक जो है वो लाइक की तरह एक जैसे ही ट्रीट होंगे सेम सिचुएशन में। तो ये सारे पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स हैं, और इसमें मतलब स्कोप आ जाता है इक्विटी का, और नहीं तो उससे पहले इक्वालिटी की बात करोगे तो बहुत से लोगों को कोई प्रिविलेज नहीं दे सकते आप, ठीक है, चाह कर भी नहीं दे सकते। तीसरा, इसके अंदर आर्टिकल 14 के अंदर जो चीज है वो है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। रूल ऑफ लॉ जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ का ही एलिमेंट है, मतलब एक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ वो रूल ऑफ लॉ का ही एलिमेंट है, और इसको एवी डाइसन ने दिया था। किसने दिया था? एवी डाइसन, बोलो किसने दिया था? एबी डाइसन, एवी डाइसन जो है वो कौन है? ब्रिटिश जूरिस्ट है। इन्होंने ब्रिटिश एक जूरिस्ट। कॉन्सेप्ट दिया, तीन तीन जूरिस्ट जो होते हैं जो कानून को कुछ नया कानून दे देते हैं, जैसे एक तरह से वो लॉ के साइंटिस्ट होते हैं, तो उनको जूरिस्ट कह सकते हो आप। वो लोग जो है कुछ नया कानून, कोई नई फॉर्मूला, किसी चीज को जजमेंट देने के लिए इन्होंने एक मतलब ब्रिटिश कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने तीन उसके अंदर रूल ऑफ लॉ के अंदर तीन चीजें रखी थी। पहले रूल ऑफ लॉ नहीं होता था, तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो फिर राजा जिसकी मर्जी, राजा साहब को आपका मुस्कुराना बुरा लगेगा तो राजा साहब आपको फांसी दे देंगे, ठीक है। राजा साहब को कोई बात बुरी लग गई, ठीक है, मतलब उनका बुरा लग गया, उन्होंने फांसी दे दी। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, पहला कंपोनेंट क्या है? एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी। नो मैन कैन बी पनिश्ड एक्सेप्ट ऑफ द ब्रीच ऑफ लॉ, किसी आदमी को आप सजाए इसके कि उसने कोई कानून तोड़ा हो।
पहले ही कानून लिखा हुआ है, अगर उसने कोई कानून तोड़ा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इक्वालिटी बिफोर राइट रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ है, इसका मतलब आपने पहले कानून डिफाइन करना है कि आपने इसको तोड़ा तो सजा मिलेगी, अगर उसने वो कानून तोड़ दिया तो सजा मिलेगी, अगर कानून नहीं तोड़ा तो सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, सो ऑलरेडी डिफाइन अगर कोई चीज है तभी सजा मिलेगी, ये नहीं कि बाय मिस्टेक आपने कोई चीज की है तो उसकी सजा मिलेगी। अब वो आपको पता है नहीं पता, कानून ये एक अलग मैटर है। ठीक है, ये इससे मैटर नहीं करता कि आपको पता है, आपको पता रखना चाहिए कानून का। ठीक है, लेकिन अगर कोई कानून ऐसा है पहले से कानून है और आपने उसके खिलाफ है तो फिर आपको सजा मिल सकती है, अगर आपने कानून को नहीं तोड़ा है तो फिर आपको सजा नहीं मिलेगी। तो कोई ना कोई कानून होना चाहिए, भी लोगों को अरेस्ट किया जाता है, एफआईआर किया जाता है कुछ भी, तो उसके लिए फिर उनको बताया जाता है ना कि इस सेक्शन में इस कानून के तहत आपने ये गलत किया है, तब आपको अरेस्ट किया जा रहा है, या कोई अपराध किया है, बिना अपराध के आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर दैट इज नो मैन कैन बी पनिश एक्सेप्ट फॉर द ब्रीच ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ दैट इज इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल द सिटीजन, वही जो पहला कंपोनेंट है उसमें इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल द of to the ordinary law of land administered by the ordinary court of law। ठीक है, ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंपोनेंट है। ठीक है, तो एक तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री जो है पावर, और दूसरा ये वाला जो कहानी है बिफोर लॉ इज द इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल द पर्सन। ठीक है, ये वाला देखें सेम है, ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड एडमिनिस्ट्रेड बाय द ऑर्डिनरी। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये जो कंपोनेंट है, गेटिंग Yes, sir. है भाई, इक्वल लॉ का जो कंपोनेंट है ये कौन सा, ये वाला कंपोनेंट बराबर है। ठीक है, ये दोनों सेम चीज है, तो ये इसीलिए बोलते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ भी रूल ऑफ लॉ का ही एक पार्ट है। ठीक है, ये जो बी वाला कंपोनेंट है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया, तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, एक तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रीच ऑफ लॉ, आप किसी को पनिश नहीं कर सकते। दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है आर्बिट्रेरी पावर, दूसरा कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, और तीसरा है सुप्रीमेसी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल। ये हमारे इंडिया में नहीं है। ठीक है, हमारे इंडिया में नहीं है, यानी हमारे यहाँ प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल नहीं है, यानी इंडिविजुअल हमारे यहाँ कुछ भी हो जाए आप इंडिविजुअल के राइट को नहीं कर सकते हैं। जब आप इंडिविजुअल के राइट को वायलेट नहीं कर सकते, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ मास हो रहा है किसी का, जैसे किसी का घर आ रहा है बीच में, रोड बनानी है, तो हमें अगर जरूरत है तो हम घर को ले सकते हैं, इंडिविजुअल राइट का ध्यान नहीं रखेंगे। कुछ लोगों का एक बंदे की मतलब जान जा रही है और कुछ लाखों लोगों की जान बच रही है, तो उस केस में मतलब हम लोग ये नहीं करेंगे कि नहीं एक बंदे की जान भी वो है। हमारे यहाँ थोड़ा सा मास लेवल पे लोगों का अगर फायदा हो रहा है तो कुछ लोगों का अगर नुकसान हो सकता है। एग्जाम्पल, किसी का बिजनेस चल रहा है अच्छा खासा, सब कुछ है, लेकिन अगर उससे सिर्फ उसी को नहीं हो रहा है तो वहां पे हम राइट ऑफ द इंडिविजुअल नहीं देखेंगे, यानी वहां पे रूल ऑफ लॉ कहता है कि आप हर एक इंडिविजुअल की प्राइमेसी देखिए, यानी कि कानून अगर एक इंसान के लिए बदलना पड़े तो आपको बदलना पड़ेगा। डिमोनेटाइजेशन की वजह से अगर एक बंदे को भी आपको लोगों को नुकसान होगा, एक पर्टिकुलर डिमोनेटाइजेशन नहीं कर सकते आप, ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जिससे लोगों को दिक्कत हो, लोगों को परेशानी हो, इंडिविजुअल जो है लाइन में खड़ा हो जाए और परेशान हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ लगता है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ इंडिविजुअल की दी जाती है जितनी मास लेवल पे देश को अहमियत दी जाती है, मास लेवल पे लोगों को अहमियत दी जाती है। तो ये एक कंपोनेंट जो है प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल दैट इज नॉट, में प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, क्या बात समझ में आ गई? जब अप्लाई होते हैं ये वाला, ये दोनों अप्लाई होता है। ठीक है, कौन सा होता है? ये अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सर ये अप्लाई नहीं होता है तो फिर से इसमें नोट क्यों किया गया है सर? वो तो वो उसका कंपोनेंट है ना रूल ऑफ लॉ का। हमारे इंडिया में हम नहीं मान रहे तो अलग बात है, लेकिन क्या रूल ऑफ लॉ का कंपोनेंट नहीं रहेगा वो? ओके, मतलब ये उसके पार्ट्स से, मतलब जो रूल ऑफ लॉ रूल है ऑफ लॉ उसके में 3 पार्ट्स। अब उसका एक हाथ थोड़ी ना काट दोगे, वो उसके ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में 3 उसके भुजा के पार्ट्स हैं, अब वो तीनों में से ओके। एक अलग बात है, हम मान रहे।
समझ लो ना। ओके हम सर। एक कंपोनेंट को नहीं मान रहे, लेकिन दूसरे ब्रिटिश जूरिस्ट है उसने दिया था, तो उसने, है ना, हमने कभी ये दो हम अप्लाई करेंगे, एक तो अप्लाई नहीं करेंगे अपने यहाँ पे, तो नहीं करो, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल जाएगा। गेटिंग? समझ आ रही बात? यस सर। allow the legislative, ये बहुत वो है, it prohibits the class legislation but reasonable class, prohibits the class legislation, class legislation समझते हो, and reasonable classification सर क्लास मतलब समझते हो? जात, मतलब सर जाति का रिलेटेड तो नहीं है, जैसे कि मतलब कोई क्लास का। सही 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 कह सकते हो। तो जाति भी हो सकती है, क्लास का मतलब रिलीजन भी हो सकता है, क्लास का मतलब कुछ ऐसी चीज जिसकी वजह से, मतलब जो आपकी कंट्री के लिए, जिससे सेकुलर होना है तो सारे का धर्मों का आदर करना है, ठीक है, सारे कास्ट से के बेसिस पर, सेक्स भी हो सकता है जो हम कहते हैं ना, या प्लेस ऑफ बर्थ हो सकता है, जिसके बेसिस पर हमने मना कर रखा है कि डिस्क्रिमिनेट आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने क्या किया कि उन्हीं में कर, और आपने लोगों को डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर दिया। जैसे रिलीजन के बिना पर आपने कहा कि भाई सबसे रिजर्वेशन किसी भी मुसलमान को नहीं होगा, तो ये क्लास लेजिस्लेशन है। आपने बोला कि किसी भी, क्या नाम है, सिख को आज से जो है ये ये सरकारी लाभ नहीं मिलेगा, तो अगर इस तरह से रजिस्ट्रेशन आप करोगे तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई वीकर सेक्स है, कोई परेशान है, जैसे कि SC ST है, उनको अगर क्लासिफाई कर दिया जाए रीजनेबल ग्राउंड पर कि हाँ भाई ये क्लासिफिकेशन जो की गई है लोगों को उठाने के लिए, क्योंकि ये लोग पिछड़े हुए हैं, ये लोग बहुत दिनों से परेशान है, तो इनको उठाने के लिए हमने एप्लीकेशन अलाउड है। लेकिन क्लास लेजिस्लेशन की आप एक क्लास को लेकर पर्टिकुलरली कानून बनाए, ये अलाउगेशन आप जो करोगे रीजनेबल, वो ये होना चाहिए कि लोगों का जो है करने के लिए वो रीजनेबल क्लास, गरीबों की मदद इससे हो रही है, ठीक है। और अगर ये नहीं हो रही रह जाएंगे, तो वहां पे आप उस तरह से क्लासिफिकेशन कर सकते हो ये दबे कुचलों पिछड़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर आप ये कहो कि नहीं हम तो भाई ब्राह्मणों के लिए अलग कानून रहेगा, वैश्यों के लिए कानून रहेगा, क्षत्रियों के लिए अलग कानून रहेगा और शूद्रों के लिए अलग, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। गेटिंग? समझ रहे आप? ठीक है, तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ का लास्ट कंपोनेंट है, इसके देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ है हमारे यहाँ, सब लोग बराबर हैं, लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इक्वल किया जाता है। देखो अभी कोई क्रिमिनल केस हो, आपने किया हो कोई भी मतलब कुछ भी, तो आपको तुरंत अरेस्ट कर लेंगे। प्रेसिडेंट को पहले नोटिस होगा, उसका इम्पीचमेंट होगा, उसको हटाया जाएगा उसकी पोस्ट से, तब जाके अरेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ नहीं चल सकता, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं चल सकता, पहले उसको उसकी पोस्ट से हटाना, इम्पीचमेंट करके या रिमूवल करके, उसके बाद सकता है, ठीक है। सो इस प्रिविलेज है, जाहिर सी बात है, लोग यहाँ पे इनको प्रिविलेज है। MP के लिए कोर्ट बुला रहा है तो में है, पार्लियामेंट बुला सकता, पर्टिकुलर नॉर्मल सिचुएशन में उनको कुछ प्रिविलेजेस भी और MLA हैं, उनसे थोड़ा ज्यादा प्रिविलेज होते हैं, ठीक है। उनको कंटेम्प्ट ऑफ बोल रहे हैं, तो उसके लिए किसी भी तरह से मतलब सजा नहीं दे सकते आप। जैसे क्या होता है ना कि हम लोग अगर कोई भी ऐसे स्टेटमेंट दे दें कि कोई भी स्टेटमेंट दे दें बाहर, तो हो सकता है हमारे ऊपर वो का मुकदमा चला दें, सेडिशन का मुकदमा चला दें। लेकिन MP अगर वही बात, MP जो है कोई वही बात अगर पार्लियामेंट के अंदर कहे या MLA कहे विधानसभा के अंदर, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं चला सकते, क्योंकि वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और वहां जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई मुकदमा नहीं हो सकता, उनको जो मर्जी, ताकि वो फ्री हो, जो देश जो जरूरत है उसको बिना किसी डर के कि हमारे ऊपर कोई केस हो सकता है, कुछ हो सकता है, वो वहां पे कुछ बोल सके, तो उनको पूरा अधिकार होता है फेयर, ठीक है। तो ये स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। उसके अलावा
जो है ये आर्टिकल 105 के अंदर 194 के अंदर कुछ प्रिविलेजेस मिले हुए हैं स्पेशल। उसके अलावा 31C आर्टिकल है जिसके अंदर एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का। 31 ये कहा जाता है कि 31C कम्स इन, 14 गोज आउट। इसका मतलब ये है 31 कहता है कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आप पढ़ोगे आगे, यानी देश को मतलब आगे बढ़ाने के लिए कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने कही हैं, कुछ रूल्स बनाए हैं। और उसमें ये कहा है कि अगर आप कुछ डीपीएसपी हैं 39D और C के बारे में कहा है कि अगर लोगों को वेलफेयर के लिए अगर कोई काम करना है और उसकी वजह से जो है कुछ लोगों को स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ता है, इक्वलिटी का वायलेशन करना पड़ता है, तो आप कर सकते हो, ये अधिकार प्रिविलेजेस है। उसके अलावा मतलब करने का अधिकार। उसके अलावा जो है आपका फॉरेन जो सॉवरेन्स हैं, यानी फॉरेन रूलर आते हैं इंडिया में, एम्बेसडर्स जो हैं, डिप्लोमेट जो हैं जो दूसरी कंट्री के हैं, उन लोगों को भी क्रिमिनल और सिविल प्रोसीडिंग से इम्यूनिटी होती है। वो अपने देश के कानून के हिसाब से उनको अगर क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग है तो उनको भी चलाया जाएगा, हमारे इंडिया के हिसाब से वो नहीं करेंगे, ठीक है। और तीसरा यूएन है और उसकी एजेंसीज होंगी इंडिया में, उनको भी डिप्लोमेटिक होती है, उनके ऊपर डायरेक्ट हमारे लॉज अप्लाई नहीं होते, तो वो इंटरनेशनल लॉ बंधे होते हैं, उनको उनके कंट्री के लॉज अप्लाई होते हैं या यूएन के जो लॉज हैं उनसे वो बंधे होते हैं, हमारे लॉज से उनको वो मतलब अप्लाई उनके ऊपर नहीं हो सकते। सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ हमारे कोर्ट नहीं चला सकते, ठीक है। आई होप आर्टिकल 14 समझ में आया होगा। आया? यस सर। चलो 14 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखिएगा। इसके सारे कंपोनेंट इक्वलिटी बिफोर लॉ के भी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के भी, उसके अलावा जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बात तीनों इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ नेचर है, ब्रिटिश ओरिजिन है, नेगेटिव नेचर है, क्या क्या कंपोनेंट है वो। इसी तरीके से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, पॉजिटिव इन नेचर है वो बात। रूल ऑफ लॉ के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल ऑफ लॉ में तीन तीन पॉइंट, जिसमें से एक इंडिया में अप्लाई नहीं होता, प्राइमेसी ऑफ द इंडिविजुअल वाला, तो वो हटा के बाकी दोनों, बाकी याद तो तीनों रखने हैं आपको। उसके अलावा